अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल कल करने लगे थे, नहीं कर सके, आप पढ़ लें। ट्राई कहाँ था करके आइएगा, तो मसले भी आए होंगे, बहुत ज्यादा मसले। चले मैं करता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। सवाल पढ़ लें, सबसे बात करो सारे। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल था, बुक में नहीं था तो मैंने कल वो ग्रुप में शेयर करवाया था। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं ये वैसे ही आई की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? नरमी वाले जुल्म पे कोई बात नहीं की मैंने, जुल्म की थी ना। ये वाला नहीं बताया था कि अल्लाह ताला और मजलूम की फरियाद से डरते हैं। अच्छा, शैतान का सबसे शुरू बुनियादी वजह क्या थी उसका नाफरमानी करने की? है तकब्बुर थी। और ये तकब्बुर है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। और इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगर कोई इंसान, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में भी है, फिल्मों ड्रामों से भी देख लिया बचपन से, कि जिसका जिस पे जोर चल रहा है वो चला रहा है। आपकी भी अगर रास्ते में कोई बाइक की टक्कर हो गई कोई, तो रक्शे वाला था, माड़ा बंदा था, तो उठ के चपेड़े मारने शुरू कर दी है। अल्लाह क्या ना करे। अच्छा, और अगर डाला था तो तो फिर चुप करके बाइक से निकल के माफी मांग के गए। तो रक्शे वाले को क्यों मार लिया, डाले वाले को क्यों नहीं मारा? है, जोर चल रहा था उस पर। तो जिसका जिस पे जोर चल रहा होता है ना, तो वो अपना ताकत जोर चला देता है। और इसमें ना एक तकब्बुर वाला एलिमेंट छुपा हुआ है। और इसकी मैं और मिसाल बताता हूँ कि अगर मेरा बच्चा क्लास 4 में है और अगर वो अपने क्लास फेलो से किसी बात पे लड़ पड़ता है तो मार खा लेता है आगे से, तो मैं रिएक्ट शायद फौरन नहीं करूंगा कि शायद खुद ही सीखे। लेकिन अगर मेरे क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चे को मैट्रिक के बच्चे आगे मारेंगे, फिर मैं ज्यादा रिएक्ट करूंगा। और ज्यादा रिएक्ट इसलिए करूंगा कि वो बड़े थे, उनका जोर उस पर चल रहा था, तो फिर मैं रिएक्ट करूंगा। बुखारी 2448 सईदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। अच्छा, आप सब ना, ये हमें तो ज्यादा कभी ना ढूंढा होता है इस बात पे कि दीन फैला किस तरह था। हमें लग रहा होता है शायद जंगें कर करके फैल गया। बाकायदा डेलीगेशन जाते थे, दावत से फैला है दीन। जंगें भी होती थी लेकिन दीन दावत से फैला है। तो आप सब मुख्तलिफ सहाबा को जो है ना, वो मुख्तलिफ जगह पर भेजा करते थे। तो आप सब जब मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेज रहे थे, तो आपने फरमाया था मजलूम की फरियाद से डरते रहना, कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अच्छा, वैसे तो अल्लाह के सामने पर्दा भी कोई नहीं है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना, कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। चलें, अब आप और सवाल के दरमियान भी पर्दा ना हो और आप पढ़ लें सवाल, तो मैं बोर्ड पे करता हूँ। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4। कल पढ़ा था, शायद टूटा फूटा भूल गए होंगे, अब पढ़ लें। लेकिन इसमें बड़ी शरारती सी ट्रिक मौजूद है। जो बच्चे घबरा गए होंगे पेपर में, उसका मैस मचा गए होंगे, इसलिए सवाल ध्यान से पढ़ लें। अच्छी ट्रिक है इसमें इन्वॉल्व। सवाल में एक छोटी सी टेक्निकल गलती भी है, लेकिन पहले मैं वो टेक्निकल गलती कराए बगैर गुजारूंगा सवाल। ये देखना चाहूंगा कि आपको पता लगता है कि नहीं लगता, फिर करने के बाद बता दूंगा।
चले पढ़ लिया। रिक्वायर्ड है कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 31 दिसंबर 21 एंड 31 दिसंबर 22। तो इसमें इंपेयरमेंट भी है, डाटा से पता चल रहा है। तो वो इंपेयरमेंट लॉस नहीं पूछ रहा, कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है। तो कौन सी कैरिंग अमाउंट पूछ रहा होगा, इंपेयरमेंट एडजस्ट करने के बाद या पहले? बात तभी इंपेयरमेंट का सवाल है, वरना तो इंपेयरमेंट का सवाल ही ना होता। दो अलग अलग साल में इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, तो कर लेते हैं। पहले 31 दिसंबर 21 में हुई है, तो 31 दिसंबर 21 तक पहुंचने के लिए कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ये मैं स्प्रिंग 23 कर रहा हूं, उसमें था ये क्वेश्चन 4। अच्छा, अगर तो एंट्रीज मांगी होती, एंट्रीज, फिर तो मेन सोल्यूशन अच्छी तमीज ये है कि एंट्री से शुरू करते हैं और ये कैलकुलेशन वर्किंग होती। अब उसने कहा ये सिर्फ कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने को है, तो बस ये वर्किंग ही है। तो जो एसेट है खरीदा कब था? ये कल सिखाई थी बात। हाँ जी, 1 जुलाई 19। कितने का खरीदा? 570। और कल बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो शॉर्टकट चलना था, वरना तो ये कॉलम बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद अकाउंटिंग ईयर क्या है? दिसंबर। तो 31 दिसंबर 19 पे 6 महीने की डेप्शन चार्ज होगी 570 इंटू 15%, 6/12, 42.75। बाकी रह गया 527.25। फिर उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब हुई है? तो फिर एक साल बीच में और ऐसे ही गुजर जाएगा। 527.25 पे 15%, 9.09, 448.16। पहला पैराग्राफ ऑन 31 दिसंबर 21, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं। ऑन 31 दिसंबर 21 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 4 इयर्स। तो एस्टिमेट चेंज हो गया या? हाँ जी, वैसे तो उनको कहना चाहिए था कि वाज रिवाइज, लेकिन अगर वो ऑन 31 दिसंबर 21 की बात कर रहा रिमेनिंग लाइफ इतनी, तो एस्टिमेट ही कोई चेंज हुआ होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग तो एस्टिमेट चेंज मेथड, एस्टिमेट चेंज हो तो क्या करते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नया डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं। तो उसने आपको तकल्लुफ में डाले बगैर कह दिया कि वो हमने खुद कैलकुलेट कर दिया है, तो 15 को 5 बढ़ाकर 20 कर दें। ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। और क्या कोई फिजिकल डैमेज है? नहीं। तो चाहे 31 दिसंबर की लाइन लिखी है, फिर भी हम पूरे 21 पे नया एस्टीमेट लगाएंगे। तो 2021 की डेप्रिसिएशन 20%, 448.16, 9.63, 358.53। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग है, और अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो उसमें से लॉस माइनस करके जो आंसर निकलेगा ये रिक्वायर्ड है 31 दिसंबर 21 की कैरिंग अमाउंट। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। कब हो रही है इंपेयरमेंट टेस्टिंग? 31 दिसंबर 21 पे। कैरिंग अमाउंट कितनी? 358.53। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? ये कहां है? टेबल में 21 वाले कॉलम में डिस्काउंट रेट से ऊपर, करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये 300 है। और वैल्यू इन यूज ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कल ये बात बताई थी कि अगर आपको एक ईयर एंड की डेट डाल के रिमेनिंग लाइफ बताइए, तो फिर वो उससे ऑनवर्ड अगले साल है। यानी हम 21 के एंड पे खड़े और 31 दिसंबर 21 पे रिमेनिंग लाइफ 4 है, तो 22, 23, 24, 25 ये 4 साल ऐसे चलेगा।
2022 जो कि हम अब से ऑनवर्ड 1 2 3 4 कहेंगे, 2023, 2024, 2025, ये जो रिमेनिंग 4 साल रहते हैं ये मैंने वो लिखे। तो इनके कैश फ्लोज नहीं बताए, सिर्फ 22 वाला ही बताया, या पता नहीं 21 वाला बताया, 21 और 22 दो बताए, फिर बाकी क्यों नहीं बताए? अच्छा, तो 22 वाले जो बताए वो लिख लेता हूँ। नहीं तो हमने कैश फ्लोज तो 22, 23, 24, 25 की लिखते हैं ना। अच्छा, 22 पे 21 के लिखेंगे। बाकी जो आगे है वो 22 के करीब जो होंगे वो आगे से वही होंगे। अच्छा, 21 के कॉलम में जो लिखे हैं वो मैं यहाँ लिख लूँ, और जो 22 के कॉलम में लिखे हैं वो आगे लिखूँ। तो मैं 22 यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो फिर क्या करूँ? तो 22 वाले का क्या करूँ? 22 के टाइम पे नेक्स्ट में लिखेंगे। हाँ जी, 21 की निकालने के लिए, हाँ हाँ, नहीं मेरा सवाल ये था कि आपको जो कैश फ्लो सवाल में दिए हैं वो 21 के कॉलम और 22 का कॉलम दिया है, तो यहाँ मैं 22 के कॉलम वाले लिखूं, 21 वाले में लिखूं, और 22 वाले अगले 3 में लिख लें। इस सवाल में ना, इस सवाल में जो ट्रिक था एग्जामिनर की तरफ से, जो काफी सारे बच्चे परेशान भी हुए होंगे, वो ये था कि अगर ये इंसानों की तरह सवाल देता तो ये दो अलग टेबल बनते। ये जो आपको कॉलम की हेडिंग 21 और 22 नजर आ रही है ना, ये असल में कॉलम की हेडिंग 21-22 नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसे होना चाहिए था कि जब 21 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे उस वक्त जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज थे वो थे जो इसमें आपको 21 के कॉलम में लिखे नजर आ रहे हैं, एनुअल, यानी हर साल यही। और फिर जब दोबारा 22, मैं ये कह रहा हूं कि एनुअल इनफ्लोज लिखे ना पहले, 21 के कॉलम में क्या लिखे हैं 245, और 22 वाले में 26, उल्टे तो नहीं बोल दिए? अच्छा ठीक है, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना उसको देख के ये लग रहा है कि ये एक ही वक्त बैठ के फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे थे, तो 21 के कैश फ्लो तो 22 के कैश फ्लो। असल में ये ऐसा नहीं है। असल में ऐसा है कि जब 2021 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही थी उस वक्त जो अंदाजे लगाए थे वो ये थे कि हर साल इतना इनफ्लो हुआ करेगा, हर साल मतलब 22, 23, 24, 25। और फिर जब 2022 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने लगे फिर दोबारा से एस्टिमेट किए गए, तब जो एस्टिमेट किए गए तब एस्टिमेट ये किया गया कि एनुअल कैश फ्लो हुआ करेगा 263। यानी ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 साल की फिगर्स नहीं निकाली। जब 21 में एस्टिमेट जब 21 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे उस वक्त हमने एनुअल कैश फ्लोज ये एस्टिमेट किए थे, इनके हिसाब से वैल्यू यूज निकलेगी। और अगले साल जब 22 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे तब ये वाले एस्टिमेट किए। ये इस तरह से डाटा दिया, यानी 21 का सवाल सॉल्व करते हुए 22 वाला कॉलम है ही नहीं, तब थे ही ये, और 22 वाला सवाल सॉल्व करते हुए 21 वाले कॉलम को नहीं देखना। ये इस तरह का डाटा दिया। हाँ जबरदस्त, हाँ 21 के बाद 22, अरे वाह, हाँ और 22 के बाद क्या वर्ष? नहीं तो उससे क्या पॉइंट बता रहे? मजाक कर रहा था, बुरा मान के। अच्छा पूछना है, अच्छा पूछो तो सही ना, हो सकता है। मैंने ये कहा कि अगर ये सवाल सीधा बनाया होता तो इस तरह से होता कि जब 2021 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी, जैसे अब तक सवालों में आपको 1 साल की वैल्यू यूज निकालनी होती थी, अब तक जितने भी सवाल थे जिनमें वैल्यू यूज कैलकुलेट करवाई जा रही थी तो वो कोई एक इंपेयरमेंट टेस्टिंग की डेट थी। इस सवाल में डबल इंपेयरमेंट टेस्टिंग थी। जब 2021 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होगी तो उस वक्त यानी 31 दिसंबर 21 को फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट्स किए गए होंगे। वो इस सवाल में जो डाटा दिया हुआ है अलग से टेबल बना देते और फिर नीचे अलग से लिखते कि जब 2022 पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी तो फॉलोइंग एस्टिमेट्स वर मेड। इन्होंने दो अलग अलग टेबल बनाने की बजाय टेबल एक बनाया और ये जो रुपीस के फर्क थे ये 21-22 के कॉलम में बना के लिख दिए। तो जब 2021 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये फिगर्स तो नहीं पता होंगी ना, तो इसलिए 21 का सवाल सॉल्व करते हुए 22 वाला कॉलम था ही नहीं उस वक्त, नहीं समझ रही हो। और जब 22 वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वो 22 वाले कॉलम को देख के करना है, 21 तो पिछले साल के एस्टिमेट्स लगाए गए। तो ये दो टेबल जो देने चाहिए थे सवाल में वो दोनों मर्ज करके, रुपी इंग्लिश कॉमन थी ना इसलिए दोनों टेबल मर्ज कर दिए, और जो वैल्यूज का फर्क था वो 21 और 22 के कॉलम में बना दिया। और अगर उस वक्त ये ना किसी को समझ आती तो एक और हिंट भी आगे चल के आ रहा है। पहले मैं इनफ्लोज लिख दूं। जब 21 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैश फ्लोज की कौन सी फिगर्स? इनफ्लोज में 245, एनुअल है इसलिए 245 चारों साल। आगे क्या है? आउटफ्लोज आ गए
167 एनुअल है, इसलिए हर साल में इतने ही। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं यूज करना। फिर नेट सेल प्रोसीड्स कब? तो अब इस नेट डिस्पोजल को हमने कहां लिखना है? इधर। कितना? 142। तो यहां पर अगर आके कोई दोबारा हिंट लेना चाहता तो फिर मिल सकता था कि अगर ये 21 और 22 के कैश फ्लोज दिए होते तो हर साल में थोड़ी डिस्पोज करना होता। देखें दोनों कॉलम में नेट डिस्पोजल प्रोसीड आ रहे हैं, तो हर साल में थोड़ी करना होता है। तो इसलिए ये दो अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्टिंग की डेट्स का डाटा बताया। जब 21 में वैल्यू यूज निकालनी थी उसका अलग टेबल, जब 22 में निकालनी थी उसका अलग टेबल, लेकिन सवाल वाले के पास शायद जगह कम थी, उसको मर्ज करके डाटा दिया। ये जगह कम थी जैसी कह रहा हूं, बस ये ट्रिक इन्वॉल्व था कि उसने आपको 2 साल का डाटा इकट्ठा एक टेबल में दे दिया था। डिस्काउंट रेट डिस्काउंट रेट 12% है, 0.89। 55.92 तो वैल्यू यूज बन गई। थ्री टू सेवन पॉइंट 31.2। जी वो तब था अगर हमने स्ट्रेट लाइन पे रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना होता तो फिर हम 5 पे डिवाइड करते इस सवाल में। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें लाइफ है ना, या अगर रिड्यूसिंग भी हो और हमें खुद रेट निकालना होता तो फिर हम पावर 5 लेते। उसने अब खुद ही रेट निकाल के दे दिया। जो मैंने कल आखिर में पॉइंट बताया था ना, वो इस सवाल से रिलेट करके बता रहा हूं। कल मैंने कहा था कि अगर रिमेनिंग लाइफ ईयर एंड की डेट डाल के बताइए तो वो इसके बाद वाले साल हैं, जो कि इस सवाल में हो गए 4, तो उसको 2021 में ही अप्लाई करना होता। तो 21 मिला के हमें रिमेनिंग लाइफ 5 लेनी पड़ती। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो दिस डिवाइडेड बाय 5 करते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और हमें रेट खुद निकालना पड़ता तो पावर 5 लेते। इसमें रेट उसने खुद बता दिया तो ये काम नहीं करना पड़ा। 31 दिसंबर 21 तक ओके। तो 31 दिसंबर 21 का जवाब ये। अब यहीं से आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 22 पे आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी? 327 पॉइंट इंटू 20% कितनी? 65.261.82। और अब फिर से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। ये मिटाना है मैंने।
ये वर्किंग वन में ही आगे चल रहा हूँ। अब 22 पे आ जाते हैं। 261.82 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 280 वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू यूज निकालने के लिए हम 2022 के एंड पे खड़े हैं, तो रिमेनिंग लाइफ रह गई 3 साल। अब 2022 में खड़े होके हमने 2023, 24 और 25 रिमेनिंग 3 साल इनके फिगर्स इस्तेमाल करनी है। तो 22 में एस्टिमेट्स हो गए हमारे और 263 आउटफ्लोज 140 89 229 कोई मासूम इंसान अगर कैलकुलेशन करके देख रहा है कि मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, मेरा तो 2000 कुछ आ रहा है, तो मैंने ये ईयर के नाम लिखे हैं। अच्छा, डिस्काउंट रेट 10%, वन 73.51 1.3 26 point अब चूंकि रिकवरेबल अमाउंट ऊपर चली गई है तो हमें फिर वो लिमिट निकालनी पड़ेगी। और ये मैंने कल कहा था कि अगर आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं तो ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट इतनी है, कैरिंग अमाउंट 261 है, हमने ये देखना है कि लिमिट इधर अंदर है या ऊपर जा रही है। अच्छा, अगर लिमिट ऊपर जा रही होती तो बस ये यहाँ तक पहुंचनी, सारा लॉस नहीं, फिर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिमिट लग गई तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो लिमिट कैसे निकालें? अब स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो ये करना ऐसे ही पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन होता तो वो कल शॉर्टकट बताया था। अच्छा, सारे फिगर लिखें या यहाँ से ऑनवर्ड चल रहे हैं? पॉइंट 286.82 ये फिगर लिमिट निकल आई, तो ये यहाँ लिमिट लग गई 286.82। इसलिए हम जो लॉस रिवर्स करेंगे वो कितना 25 तो 25 है जो लॉस रिवर्स होगा। तो 31 दिसंबर 22 इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल वर्किंग वन। $286.8। तो ये दो फिगर उसने पूछी थी और हम ये फिगर उसको फिर हाईलाइट कर देते हैं।
अच्छा, अब इस सवाल में टेक्निकल गलती थी जो किसी ने नोट ही नहीं की, तो बस जाने देते हैं। और वो इनफैक्ट एग्जामिनर ने भी उस चीज का गौर नहीं किया। हाँ जी, रेट में क्या, इंपेयरमेंट के बाद नया रेट निकलना चाहिए था। ये जो 20% है, ये तो लाइफ का एस्टीमेट चेंज होने से 20 हो गया था। इंपेयरमेंट के बाद डेप्रिसिएशन चेंज होनी होती है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए नया रेट निकलना चाहिए था, लेकिन डाटा ही नहीं है, तो इसलिए 20 ही चला लिया। डाटा नहीं, नया रेट निकाल नहीं सकते, डाटा नहीं है, तो इसलिए 20 ही चला लिया। रेट क्यों निकलना चाहिए था नया? क्योंकि जब वैल्यू चेंज हो रही है तो अब तो डेप्रिसिएशन चेंज करनी पड़ेगी, तो नया रेट निकालना पड़ता। अच्छा, अगर डाटा होता और हम नया रेट निकालते तो इसके लिए वो 20 वाला ही यूज होता, नया इसके लिए यूज होता। इग्नोरिंग इंपेयरमेंट वाले के लिए तो 20 ही यूज करते, इसके लिए नया रेट यूज करते, इसके लिए 20 यूज करते, लेकिन क्योंकि सवाल में डाटा नहीं था इसलिए यहां भी 20 यूज कर लिया। क्या जी? नहीं है ना, आर भी नहीं है। नहीं, वो 1 हम जरूर अज्यूम करते, लेकिन पहले भी उसने 15% निकाला हुआ है, हमें उस 15% के पीछे जाना पड़ेगा कि 15% कैसे निकला था। करने को हल किया जा सकता है, लेकिन अगर डाटा में कमी है तो फिर आसान करें ना। अगर करना है किसी ने अज्यूम करके नया रेट निकालना है, निकाल लें। क्योंकि डाटा नहीं है तो जो अजम्पशन लेके स्टूडेंट नया रेट निकालता उसकी बिल्कुल ठीक करके इसको नंबर मिलते। सवाल डन। रिवैल्यूएशन का कराता हूं, सवाल लिखें, कर लें नोट कर लें, फिर सवाल लिखें। इसकी मैं रिवैल्यूएशन मॉडल की प्रैक्टिस कराता हूं, कल कॉस्ट मॉडल कराया था, रिवैल्यूएशन मॉडल कराता हूं, और बस फिर एक सवाल करा के कल एक होमवर्क ही दूंगा, कल नया चैप्टर शुरू करूंगा। बहुत हो गया 26। अगला I-23 है, वो भी शदीद न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लें, फिर सवाल लिखें। क्या बात? हाँ हाँ, डिस्कशन, नोट, एक्सट्रैक्ट सब चले, कर लिया, सबने नोट कर लिया, कर लिया। कॉस्ट ऑफ प्लांट, अच्छा कर लें, जल्दी करें। कॉस्ट ऑफ प्लांट 360 मिलियन, कॉस्ट ऑफ प्लांट 360 मिलियन। रिवैल्यूएशन मॉडल का करा रहा हूं सवाल, 360 मिलियन, और इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 1 जनवरी 17। यूजफुल लाइफ 10 साल, 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल होगा ना तो बताया होगा। रिवैल्यूएशन मॉडल है, following values were determined for revaluation and impairment testing. Following values were determined for revaluation and impairment testing. 4 चीजें बताऊंगा, डेट, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल।
क्या बताई होंगी, मतलब क्या चार चीजें होंगी? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पढ़े पिछले 10 दिन से, क्या चार चीजें होंगी? एक मैंने रेंट एक्सपेंस बताया होगा, एक सैलरीज बताई होंगी, एक क्रेडिट सेल्स बताई होंगी, डेट बताइए, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल। डेट्स लिख लें, 1 जनवरी 18, 19, 20, 21। 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21। 18 से लेके 21 तक। वैल्यू इन यूज 380, जी मिलियन, 295, 228.2 और 215। वैल्यू इन यूज रिपीट कर रहा हूं, 380, 295, 228.2 और 215। फेयर वैल्यूज बता रहा हूं, फेयर वैल्यूज 396, 268.8। रिपीट कर रहा हूं, पहली बताइए 396, दूसरी 268.8, तीसरी चौथी पता नहीं, फेयर वैल्यू नहीं पता, नहीं अवेलेबल थी। कॉस्ट टू सेल 3.6, 2.5, 1.25 और 1। कॉस्ट टू सेल रिपीट कर रहा हूं, 3.6, 2.5, 1.25 और 1। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और हमसे मिल मिला के रिक्वायर्ड है 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 21 सारी जर्नल एंट्रीज। 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 21 तक सारी जर्नल एंट्रीज है जी। 21 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 21 तक की सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो लिमिट का शॉर्टकट लग सकता है या वो कॉलम ही बनाना पड़ेगा, लग सकता है। मैं दोनों से करके बता दूंगा आपको, वो कॉलम भी बना दूंगा और लॉस का शॉर्टकट भी लगा देता हूं, दोनों सिखा देता हूं। रिवैल्यूएशन मॉडल है चूंकि, तो वही अपनी अलमशहूर टेबुलर वर्किंग, सरप्लस और पीएनएल। और चूंकि मैंने इसमें, मुझे पता मैंने रिवर्सल भी डाली है, इसलिए लिमिट के लिए दो तरीके बताए थे। एक असली ऑफिशियल खालिस तरीका था, वो एसेट की कैरिंग अमाउंट जो होती अगर कॉस्ट मॉडल होता, नहीं अगर इंपेयरमेंट ना होता, और दूसरा के जो लॉस चार्ज किया था इंपेयरमेंट लॉस, उसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो दोनों से बता देता हूं, इग्नोरिंग इंपेयरमेंट वाला भी बता देता हूं और वो लॉस का शॉर्टकट भी, ये भी बना लेता हूं, वैल्यूज बाद में लिख दूंगा जी। सबसे पहले 1 जनवरी 17 360, 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन 360 के पास जिंदगी है 10, 360 को 324। फिर क्या हुआ, पहले क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन या पहले इंपेयरमेंट? पहले रिवैल्यूएशन। 1 जनवरी 18 पहले रिवैल्यूएशन, और रीवैल्यू करके पहुंचाना है 396 तक। कितना डाउन करना है आप करना है 396.72, तो ये चला जाएगा सरप्लस में। अच्छा अब ये 5-6 साल हैं तो टेबल तो चलो जितना भी बनेगा बनेगा, एंट्रीज में जबानी बोल रहा हूँ, टेबल है चाहे जो साथ साथ करना चाहे वो साथ साथ कर ले, जो फ्लो में चलना है फ्लो में चल ले। मैं इसको पूरा करने के बाद फिर से एंट्रीज बोल दूंगा, लेकिन बोलूंगा जल्दी जल्दी। ओके ओके नहीं करते। अब आगे
रीवैल्यूएशन करनी है तो आई 16 अप्लाई होगा, कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर आई 36 की बारी आएगी। अगर कॉस्ट टू सेल जीरो होती तो हम सिर्फ रीवैल्यू करते, इंपेयरमेंट की जरूरत ना होती। लेकिन चूंकि कॉस्ट टू सेल है, इसलिए इंपेयरमेंट टेस्ट भी इसी दिन करना पड़ेगा। ये है वर्किंग 1 और ये है 2। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट जनवरी 18 पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। कैरिंग अमाउंट कितनी? 396। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 392.4। वैल्यू इन यूज कितनी? 380। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई 392.4, इसलिए लॉस हो गया 3.6। तो 3.6 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। चूंकि एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग ऐसे ही डेबिट चार्ज होता है जैसे रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड को करते हैं। ये मैंने कल बताया था। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड में जैसे डेबिट करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस भी वैसे ही डेबिट होगा। यानी यहां गुंजाइश है तो यहां। $392.4 आगे 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 392 के पास जिंदगी बची है 9 साल, और इसी तरीके से 9 साल 40 348.8 फर्स्ट जनवरी 19 को रीवैल्यूएशन होगी। और रीवैल्यूएशन करके 295 तक पहुंचाना है। कितना डाउन है? 80। तो सरप्लस मुक जाएगा और P&L में आ जाएगा 19.2। और कॉस्ट टू सेल ना होती तो बस रिवैल्यूएशन काफी थी। कॉस्ट टू सेल है, इसलिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी होगी। कैरिंग अमाउंट 268.8। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 266.3। वैल्यू इन यूज 295। रिकवरेबल अमाउंट 295। हाँ जी, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है कि नहीं करना? इसीलिए मैं साथ साथ एंट्रीज लिखवाना चाह रहा था, लेकिन तमाम के पुरजोर असरात पे मैंने नहीं लिखवाई। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा इसके लिए एक नोट लिख लें। इसी पेज पे कहीं सुनहरी अल्फाज में कुछ लिख लें। कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं, ना ही रिवर्सल।
रिवर्सल की ये रिवर्सल क्यों नहीं है, इसकी वजह मैं ना आपको जब इसकी एंट्रीज बताता हूं। अभी फौरन किसकी कौन सी क्लास है? कोई भी नहीं है, बस मैं हूं और आप हैं, और हम ये सवाल पूरा कर रहे हैं। क्या जी? मेरी खैर है, ना इम्पेयरमेंट लॉस है ना रिवर्सल है। और क्यों नहीं है? लॉस तो इसलिए नहीं है क्योंकि लॉस नहीं है। रिवर्सल क्यों नहीं है, ये एंट्रीज कराता हूं तो वजह बताता हूं। अभी बस नोट ये लिख लें कि सुन लें पहले पूरी बात। अच्छा, सारी डिस्कशन हमारी तब हो रही है जब रीवैल्यूएशन मॉडल पे इम्पेयरमेंट का सवाल है। तो अगर एक दफा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ हो और उसके बाद रीवैल्यूएशन हो गई हो, तो फिर वो जो पिछला लॉस था ना, उसको भूल जाए, वो आगे रिवर्स नहीं होना। दोबारा, अगर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ हो और उसके बाद रीवैल्यूएशन हो जाए, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, जो मर्जी हो, यानी ये नहीं कि डाउनवर्ड हो जाए या अपवर्ड हो जाए, जो मर्जी। अगर एक दफा इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हुआ हो और बाद में रीवैल्यूएशन हो जाए, तो उस लॉस का किस्सा खत्म, वो बाद में रिवर्स नहीं होगा। अगर एक दफा इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होने के बाद रीवैल्यूएशन हो जाए, तो पिछला लॉस वहीं क्लोज हो जाता है, कल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी एंट्रीज बताता हूं तो समझाता हूं। फिर तो लॉस रिवर्स होगा ना, वो अगले 2 साल इसलिए खाली रखे हैं, उनमें नहीं है रिवैल्यूएशन। ये जो इम्पेयरमेंट लॉस था, इसके बाद रीवैल्यूएशन हो गई, इसलिए अब इसको रिवर्स कल को नहीं करने की जरूरत। तो 1 जनवरी 19 इम्पेयरमेंट कुछ भी नहीं। अब 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए अब इस 268.8 के पास जिंदगी कितनी बच गई है? 2 साल गुजर गए, 8। और अंडर चार्ज डेप्रीसिएशन के लिए जी 0.6 और ये 2.4, 235.2। फर्स्ट जनवरी 20 रीवैल्यूएशन नहीं है, बस इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है। अठारह की इम्पेयरमेंट, 19 की इम्पेयरमेंट, 20 की इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट 235.2, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ जी, है ही नहीं, फेयर वैल्यू ही नहीं है, तो वैल्यू से काम चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। 228.2, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना हो तो रिकवरेबल हम वैल्यू यूज से ही काम चला लेते हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस है 7। और रीवैल्यूएशन मॉडल है और इम्पेयरमेंट लॉस है, तो ये ऐसे ही डेबिट होगा जैसे रीवैल्यूएशन डिक्रीज डेबिट हुआ करती है। यहां जगह होती तो यहां से करते, नहीं है तो यहां 228.2 लॉस हो गया ना मजीद। 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन 228.2 के पास जिंदगी रह गई है 7 साल, और 23.8 के पास भी 7 साल। 32.69 तो नहीं है, 6 ही है, 3.4, 195.6, फर्स्ट जनवरी 21 रीवैल्यूएशन नहीं होगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। कैरिंग अमाउंट 195.6, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है नहीं, तो फिर वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट है 215। रिकवरेबल ज्यादा है, और इस लॉस के बाद रीवैल्यूएशन चूंकि नहीं हुई थी,
तो फिर होगा रिवर्स, और रिवर्स करने के लिए लिमिट चेक करनी पड़ेगी। दोनों तरीकों से बताता हूं, जो कल शॉर्टकट बताया था वो भी, और ये जो कॉस्ट मॉडल, नहीं कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन ही, लेकिन इग्नोरिंग इंपेयरमेंट। अच्छा, जो कल शॉर्टकट बताया था, जिनको समझ आया था, इस लॉस को अब कितना रिवर्स कर सकते हैं? बस 1 साल गुजरा है, 6। कल शॉर्टकट ये बताया था कि जितना लॉस हुआ था इसको रिमेनिंग पे बांट लें, और उसके बाद 1 ही साल गुजरा है, 6 का लॉस है जो हम रिवर्स कर सकते हैं। हम 6 का लॉस रिवर्स कर सकते हैं बस, तो बस सिर्फ 6 का लॉस रिवर्स होगा। ये है जो शॉर्टकट बताया था। और अगर लॉन्ग कट पे चले तो 360, 36, 35, 80 नहीं, अब कुछ और हो जाता, 80.8। ये लिमिट आ रही होती आज, तो कैरिंग अमाउंट 195.6 है, रिकवरेबल अमाउंट 215 है, लेकिन लिमिट लग रही है 201.6। तो कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं? 6। तो 6 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाएगा। और लॉस रिवर्सल रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो ऐसे ही ट्रीट करना जैसे रिवैल्यूएशन अपवर्ड होती है। और 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन, इस 201 के पास जिंदगी बची है 6 साल। 33.6, 168। अब बताता हूं एंट्रीज। इसकी ये टेबल की कैलकुलेशन दोबारा, और एंट्रीज, ये आपका होमवर्क। टेबल की कैलकुलेशन दोबारा करना और एंट्रीज आपने करनी है। कल मैं टैली करा दूंगा, कल मैं एक रिवैल्यूएशन का और सवाल होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि पेपर में टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। एक और रिवैल्यूएशन का होमवर्क दे दूंगा, और वैसे कल IS 23 शुरू कराता हूं इंशाल्लाह। चले जाएं यार, वैसा 2 वाली भी बाहर खड़े जाएं। अल्लाह हाफिज़।